बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेक्स्ट बुक का 2.7 सेक्शन है, इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग डिसीजंस। इसमें हमारे पास ब्रांच हम डिस्कस करेंगे, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस के बारे में इस सेक्शन में, लूप्स और स्विच स्टेटमेंट यानी केस जो है, केस और स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो मोस्टली इंस्ट्रक्शन यूज होती है वो डिसीजन मेकिंग के लिए, वो कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शन है और उसका जो कीवर्ड है, ऑपकोड है, वो CMP कंपेयर। अब कंपेयर हम दो रजिस्टर्स को कहते हैं। लेट्स सपोज वी हैव रजिस्टर 1 एंड रजिस्टर 2। तो कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन क्या करती है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगी और हमारे पास जो फ्लैग्स हैं वो अपडेट हो जाते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास जो डेस्टिनेशन है उस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो अगर हम ब्रांच इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रांचेस को देखते हैं। यानी एक जगह से हमने एक हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। लेट्स सपोज कि हम आई और जे को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक कंडीशन आ गई, आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, इसको हमने चेक करना है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आई इज इक्वल टू जे होगा या आई जे के इक्वल नहीं होगा। हम चाहते हैं कि अगर आई इक्वल टू जे हो तो हमारे पास एक वेरिएबल है एफ, उसमें जी प्लस एज का सम आ जाए। और अगर आई नॉट इक्वल टू जे हो तो उन दोनों का डिफरेंस जो है वो जी और एज का वो एफ में आ जाए और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, उसके बाद यानी प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास इफ है, ये एल्स स्टेटमेंट है। तो इसके लिए हमें ब्रांच इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। हम कंपैरिजन करेंगे, एक तरीका ये कि ब्रांच से कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ब्रांच से देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा, इसका कैसे सॉल्यूशन बनेगा। सबसे पहले हमने सपोज करेंगे कि ये जो आई जे एफ जी और एच हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ये किसी ना किसी रजिस्टर में हमने प्लेस किए हुए हैं। आई जे एफ जी एंड एच, ये हमारे पास डिफरेंट किसी न किसी रजिस्टर्स में हमने आर नॉट से लेके R4 तक इनको प्लेस किया हुआ है। डिफरेंट रजिस्टर्स में ये वैल्यू है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं आई और जे को, मीन्स के R0 और R1 को कंपेयर किया। अब इसमें मल्टीपल वेज हो सकते हैं इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हुए। लेट्स सपोज पहले हम देखते हैं कि अगर दोनों इक्वल हैं, यानी ब्रांच इफ इक्वल, BEQ, ये आउटपुट है ब्रांच इफ इक्वल। तो ब्रांच इक्वल में कहाँ पे जंप हो, सम वाले पॉइंट पे। तो हमने लूप 1 पे जंप करवा दिया। ठीक है, तो लूप 1 में क्या होगा, लूप 1 में सम हो जाएगा जी और एच का और रिजल्ट R2 में आ जाएगा, एफ में आ जाएगा और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, यानी कंपैरिजन हुआ, ब्रांच इक्वल होगी, यानी R0 और R1 के इक्वल आ गया तो जंप हो जाएगा। यहाँ से जो भी यहाँ पे लाइनें वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी इंस्ट्रक्शंस, यहाँ से डायरेक्ट जंप यहाँ पे हो जाएगा। ये लेबल होता है, यानी प्रोग्राम का कोई पोर्शन होता है। लेकिन अगर ये इक्वल ना हो तो फिर जंप नहीं होगा, ब्रांच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, नीचे वाली लाइन ये स्किप हो जाएगी, लाइन ये जंप नहीं होगा,
ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, सब्ट्रैक्ट R2, R3, R4। उसके बाद ये नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी है, इंस्ट्रक्शन जो है। तो यहाँ पे अगर हम कोई इसको टर्मिनेट नहीं करते प्रोग्राम को, तो क्या होगा कि ये वाला ऐड भी हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट भी हो गया था तो ऐड भी हो जाएगा, जिससे प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, हमें करेक्ट आउटपुट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इसको हमने अब टर्मिनेट करवाना है, तो हम एक अनकंडीशनल ब्रांच यानी बी से लिख देते हैं, ब्रांच कहाँ पे जाए, इस एग्जिट पे। सो इस तरीके से हमने ये अपनी जो फ्लो चार्ट है उसको सेटिस्फाई कर दिया। जरूरी नहीं कि इसी तरीके से प्रोग्राम लिखा जाए, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले हम नॉट इक्वल वाला जो है उसको चेक कर लें, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रोग्राम में चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हम चेक करते हैं ब्रांच इफ नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल वाले में क्या है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, नॉट इक्वल तो नॉट इक्वल में सब्ट्रैक्ट होना था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे ऐड करवा देंगे, बाकी प्रोग्राम सेम रहेगा। सो एक ही प्रोग्राम को करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लूप। लूप किस तरह हम ARM में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज हम वाइल लूप जो है वो उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। वाइल हमारे पास एक एरे है, सेव ऑफ i इज इक्वल टू k, i इज इक्वल टू i प्लस टू 1, यानी अगर तो ये अरे k के इक्वल हो तो i में 1 का एडिशन हो जाए और ये लूप इस तरह कंटिन्यू चलता रहे। इसको हमने एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सेव जो है उसमें एक का सेव जो है ये एरे है, तो यानी आई होगा, सेव ऑफ 1 होगा, उसके बाद 2 होगा। तो क्योंकि ये ARM है, यहाँ पे अगर ये 0 एड्रेस पे है तो ये 4 का डिफरेंस इनमें आएगा एड्रेसेस में। तो हमने उस नए एड्रेस तक पहुंचने के लिए इसमें 4 की एडिशन करवानी पड़ेगी। तो हमने लूप का एक इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। हमने एक लूप का लेबल लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हमें कौन कौन से रजिस्टर चाहिए। हमें के, आई और बेस रजिस्टर, सेव ऑफ नॉट जो है उसको चाहिए कि वो कोई ना कोई हमें उसकी लोकेशन पता हो। ठीक है जी, सो हमने सेव ऑफ 1 या सेव ऑफ नॉट जो है बेस एड्रेस को हमने कह दिया कि वो है हमारे पास आर नॉट में बेस रजिस्टर। ठीक है जी, आर, ठीक है, और उसके बाद हमने ये गिवन है क्वेश्चन में कि assume that I and K correspond to R3 and R5। I and K जो है वो R3 and R5 को correspond कर रहे हैं, जो कि हमारे पास बेस एड्रेस ऑफ द बेस एड्रेस यानी ये सेव ऑफ 0 जो है वो R6 में है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको जो एड्रेस है अपना सेव वाला उसको लेके आएंगे किसी रजिस्टर में, वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे सेव है और उसमें आई ऐड हो रहा है, यानी बेस रजिस्टर में कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो रही है। तो हम क्या करेंगे, बेस रजिस्टर में वो वैल्यू ऐड करेंगे। बेस रजिस्टर में आई की वैल्यू R3 ऐड करते हैं। लेकिन R3 जो है वो नई वैल्यू जब ऐड होनी है
नेक्स्ट 1 नहीं ऐड होना, 4 ऐड होना है। तो ये था कि पहले आप R3 में 4 ऐड करते जाओ, या इसको एक और तरीका है कि इसकी 2 दफ़ा लेफ्ट शिफ्ट करवा दें। लेफ्ट शिफ्टिंग से क्या होता है, सपोज हमारे पास 1 वैल्यू है, उसको जब एक दफ़ा LSL 1 करवाएंगे तो वो वैल्यू 2 बन जाएगी, 2 दफ़ा करवाएंगे तो वो वैल्यू 4 बन जाएगी। ठीक है, अब हमने आई में 4 ऐड, यानी यहाँ पे बेस रजिस्टर में 4 ऐड किया, नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच के ये बेस रजिस्टर था उसमें 4 ऐड किया और उसको किसी रजिस्टर में स्टोर करवा लिया। लेट्स सपोज R12 में हमने स्टोर करवा लिया। अब हमने लोड करवाना है R12 को, R12 पे पहुंच गए हैं, अब उसको किसी रजिस्टर में, टेम्परेरी रजिस्टर में, लेट्स सपोज R0 में हम ले आए। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही वो उस बेस में ऐड कर दिया, ऑफसेट ऐड कर दिया, तो अब मजीद ऑफसेट ऐड करने की जरूरत नहीं है, पहले ही हम उस वैल्यू तक पहुंच गए। अब ये हमारे पास इस वक्त सेव ऑफ आई, जो भी वैल्यू आएगी वहां पे वो R0 में पहुंच चुकी है। अब हमने उसको कंपेयर करवाना है के के साथ, तो उसको के के साथ कंपेयर करवा देते हैं। के इस वक्त मौजूद है R5 में। अगर तो दोनों इक्वल नहीं है तो प्रोग्राम उसी वक्त क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या हो, उस वक्त फिर आई में ए का इजाफा कर देंगे। यानी आई अगर 1 था फिर 2 हो जाएगा, 2 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे 1 कंडीशन कर देंगे और फिर अनकंडीशनल लूप लगाया, अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ से यहाँ लूप स्टेटमेंट लेवल पे चला जाएगा। तो ये हमारा व्हाइल लूप इस तरह एग्जीक्यूट हो जाएगा यूजिंग द ARM असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साइंड वर्सेस अनसाइंड कंपैरिजन। अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, लेट्स सपोज एक हमारे पास वैल्यू है 32 बिट की, सारे जिसमें 1 है, और एक सेकंड वैल्यू है, ये R0 रजिस्टर है और R1 रजिस्टर जो है उसमें वैल्यू हमारे पास 1 है, ये कंप्लीट 0 है और यहाँ पे हमारे पास 1 मौजूद है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो साइन कंपैरिजन हो सकता है या अनसाइंड कंपैरिजन। लेट्स सपोज हम साइंड कंपैरिजन करते हैं, पहले अनसाइंड कर लेते हैं। अनसाइंड के केस में हमारे पास ये एक लार्जर वैल्यू है जिसमें सारे के सारे 1 है, तो ये वैल्यू बनती है R0 में। अनसाइंड के केस में 429496729 इन द 10 बेस डेसिमल बेस, ह्यूज वैल्यू है। और R1 में उस वक्त वैल्यू जो है वो सिर्फ 1 है। तो जब हम अनसाइंड का कंपैरिजन करते हैं तो अनसाइंड के केस में ये हमारे पास R0 इज ग्रेटर देन, मच मच ग्रेटर देन R1 है। लेकिन यही अगर हम कंपैरिजन साइंड के केस में करते हैं, ठीक है, तो कंप्लीट डिफरेंस आ जाता है। साइंड के केस में क्योंकि इसकी MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हम उसके साथ डेसिमल में कन्वर्ट करके माइनस साइन प्लेस कर देंगे, तो हमारे पास R0 में वैल्यू आती है -1 और R1 में वैल्यू आती है +1। साइन के केस में जब भी यहाँ पे, अब देखिए
इससे क्या बात हुआ कि जब भी साइंड के केस में MSB इक्वल टू 1 हो, ठीक है, तो वो नंबर लेस होगा, MSB इक्वल टू 0 वाले से, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव ने हमेशा लेस होना है पॉजिटिव से। लेकिन अनसाइंड के केस में क्या होगा, अनसाइंड के केस में अगर MSB में 1 आ गया तो वो भी पॉजिटिव नंबर है, दूसरा भी 0 पे है तो वो भी पॉजिटिव ही है, दोनों नंबर पॉजिटिव है। लेकिन इफ MSB में 1 आ गया और दूसरे में MSB में 0 है, तो ये 1 आधा ग्रेटर होगा MSB 0 वाले से, बिकॉज उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल ले लें कि ये हमारे पास 1 0 0 है और ये 0 1 1 1 है, तो ये 7 नंबर है, ये 8 है, तो 8 इज ग्रेटर देन 7। तो इस केस में भी ऐसे ही है कि अनसाइंड के केस में आर नॉट ग्रेटर और साइंड के केस में R1 ग्रेटर। तो इसके लिए हम कैसे ब्रांच इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, तो उसको हम उसके लिए कोड लिखते हैं। सबसे पहले दोनों रजिस्टर्स को कंपेयर करेंगे। अब डिफरेंट है दोनों के लिए, जो साइंड है उसके लिए जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है वो BLO है, यानी ब्रांच इफ लोअर, और जो दूसरा है उसमें है BLT, ब्रांच इफ लेस देन। BLT जो है वो स्टैंड है ब्रांच ऑन लेस देन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ब्रांच ऑन BLT है और BLO है। इसको हम कह सकते हैं कि ब्रांच ऑन, इसका बल्कि नेम है ब्रांच ऑन लोअर अनसाइंड इंस्ट्रक्शन। सो BL नॉट जो है ये अनसाइंड के लिए, BLT जो है ये हमारे पास साइंड के केस में है। देखिए कब ब्रांच होनी है, जब लोअर हो, मीन्स आर नॉट अगर लोअर हो तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन होगी। और BLT के केस में, साइंड के केस में क्या होगा, साइंड के केस में हमारे पास BLT को हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं लूप 1 और इसको लूप 2 लिखते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि ये जो है ये अनसाइंड ब्रांच है और ये जो है ये साइंड ब्रांच है। ओके, तो इसको हम अब देखते हैं कि पहले केस में ब्रांच इफ लोअर जो है अनसाइंड के केस में, क्या आर नॉट लोअर है R1 से। आर नॉट जो है वो हमारे पास, हम एग्जाम में इसको ये लिख सकते हैं इज मच ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इस केस में ब्रांच जो है वो लूप 1 पे, लेबल 1 जो लेबल 1 है वहां पे नहीं होगी एग्जीक्यूट, तो ये स्किप हो जाएगा, ब्रांच नहीं होगी। लेकिन अगर हम देखें ब्रांच लोअर देन, तो ये साइंड है। अब साइंड के केस में -1 इज लोअर देन 1, तो इन दोनों में से ये वाली जो है यानी लूप 2 पे, लेवल 2 पे हम ये जो इंस्ट्रक्शन है वो जाएगी।
नेक्स्ट जो है वो टेबल 2 वाली एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हम लास्ट देखते हैं चीज केस और स्विच स्टेटमेंट। इसके लिए हमें एक टेबल लिखना पड़ेगा जिसमें टेबल टेक्स्ट बुक में फिगर 2.9.5 जो है इसमें हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज गिवन है इक्वल। अभी हमारे पास कंडीशनल है, जरूरी नहीं कि हम ब्रांचेस की मदद से ही सॉल्व करें, हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। ओके, इसके बाद ये हमारे पास कंडीशनल फील्ड्स हैं जिसका टेबल है। अब अगर हम देखना चाहते हैं दो रजिस्टर्स इक्वल हैं या नहीं है तो हम EQs कीवर्ड है इक्वल के लिए, ठीक है, और नॉट इक्वल के लिए NE है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दो नंबर्स को चेक करना चाहते हैं कि अनसाइंड नंबर्स हैं हायर हैं या, तो उसके लिए हम HS stands for unsigned, higher और सेम, यानी नंबर इक्वल है या हायर है तो उस दोनों केस में जो नेक्स्ट हमने लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी बेहतर जो है हमें अंडरस्टैंडिंग होगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो हम एक एग्जांपल इसकी देखते हैं। हमने दो जो लास्ट में एक किया था ब्रांच अभी फर्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में, दो रजिस्टर्स को कंपेयर करवाया, अगर तो दोनों नॉट इक्वल है तो सब्ट्रैक्शन हो जाए, और अगर ये वाला, ठीक है, अगर नॉट इक्वल है तो सब्ट्रैक्शन हो जाए और अगर इक्वल है तो एडिशन हो जाए। तो इसी को हम कंडीशनल जो फील्ड है उसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं विद द वेरी फ्यू इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास हमने एक साइड पे लिखा हुआ है विद ब्रांचेस और दूसरी साइड पे हम लिखते हैं विद कंडीशनल, ठीक है। अब यही रिजल्ट जो है विदाउट एनी ब्रांच हम करना चाहते हैं, तो हमने कंपेयर किया R0 रजिस्टर को R1 के साथ, ठीक है। ऐड इक्वल तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे R2 R3 और R4 को। उसके बाद जो है ये हमारा ये इसमें यहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि जो F है वो बराबर हो जाएगा G प्लस H के, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये स्किप हो जाएगा, ठीक है। स्किप हो गई, नेक्स्ट लाइन पे आएगा। नेक्स्ट लाइन पे क्या है, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इफ नॉट इक्वल, तो उसमें क्या होगा R0 कोमा यहाँ पे R2 कोमा R3 कोमा R4, और इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू G माइनस H। अगर इक्वल है तो ये स्किप हो जाएगा, और अगर नॉट इक्वल है, ठीक है, अगर इक्वल है, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और नॉट इक्वल के केस में ये स्किप हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने एक केस और स्विच स्टेटमेंट बना दी है, वही काम जो हम मल्टीपल 3 4 5 इंस्ट्रक्शन में लिख रहे थे वही अब 3 इंस्ट्रक्शन में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था सेक्शन 2.7 कंडीशनल इंस्ट्रक्शन फॉर डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शंस, और इसके लिए हम फिर मज़ीद इसको इसी डिस्कशन को आगे इस नेक्स्ट सेक्शन में हम फिर 2.8 सेक्शन फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे।
टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक यू।